हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। दोस्तों, इससे पहले इस चैप्टर के आधे जो वीडियो है हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया है और ये पार्ट 2 है। एंड दोस्तों, इसमें हम यहां से चालू करने वाले मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स। ओके दोस्तों, और दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स। द ड्यूटी ऑफ मिलिट्री वॉज टू सेफ गार्ड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड रीजन इन इंडिया। और दोस्तों, जो ब्रिटिश की उस समय की जो मिलिट्री थी वो जो ब्रिटिश जो थे अंग्रेज से जिस एरिया को कवर किया था उसको उन लोग ने जो मिलिट्री थी वो बचाने का काम करती थी। एंड टेरिटरीज एक्वायर्ड न्यू टेरिटरीज एंड ब्रेक डाउन एनी रिवोल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया। और छोटे छोटे जो राज थे, जगह थे, उनको एक्वायर करती थी। ये क्या करती थी? अपने कब्जा में लेती थी। और दोस्तों, अगर कोई भी उनके ब्रिटिश के खिलाफ अगर आवाज लगाता था तो उनको क्या करती थी? पकड़ के जेल में डालने का काम करती थी। ठीक है। एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री वाज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस फोर्स। और देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब शांति बनाए रखने का, है ना, नियम कानून को बनाए रखने का काम पुलिस फोर्स करती थी। अब देखते हैं दोस्तों, पॉइंट है जुडिशियल सिस्टम। दोस्तों, जुडिशियल का मतलब होता है न्याय देने की प्रक्रिया। ठीक है। तो ये न्याय ब्रिटिश क्या करती थी? इन्होंने एक जुडिशियल सिस्टम भी बनाया था इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इन इंग्लैंड। जिस तरह इंग्लैंड में था उसी तरह यहां पर भी उन्होंने बनाया था कि अगर कोई कुछ होता है तो अगर न्याय देने की प्रक्रिया होती तो ये इसी तरीके से सॉल्व करते थे। जैसे कि आपको मैं अभी समझाऊंगा कि आपको पता है कि भगत सिंह को भी क्या हुआ था? इनको भी फांसी दी गई थी, लेकिन इनको भी इस जुडिशियल सिस्टम से जाना पड़ा था। वो बॉम्ब फेंके थे, है ना, और उनको पकड़ करके, ठीक है, और क्या किए? जेल में डाल दिए। उसके बाद उन पे प्रक्रिया चली, उनको कोर्ट में पेश किया गया और बाद में जो ब्रिटिश के जज थे, ठीक है, उन्होंने जजमेंट दिया, अपना फैसला सुनाया और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है। इस तरह काम किया गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड अ सिविल एंड क्रिमिनल कोड। और दो तरह के कोड होते हैं, एक होता है सिविल एंड एक होता है क्रिमिनल कोड। हर डिस्ट्रिक्ट में ये दो कोड होते थे। क्या करने के लिए सर? टू सॉल्व द लोकल केसेस। लोकल केस, कई झगड़े हो गए, कोई किसी के कोई मसले हो गए, है ना, किसी में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो सॉल्व करने के लिए कोर्ट होता था। फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ देयर जजमेंट एज अ हाई कोर्ट वाज स्टैब्लिश। और इससे बड़ा एक और कोर्ट स्टैब्लिश किया था जिसका नाम था हाई कोर्ट। क्या नाम था? हाई कोर्ट। ठीक है। बड़े बड़े केस को सॉल्व करने के लिए हाई कोर्ट में आपको जाना पड़ता। अपने देश में आपको पता है दोस्तों कि 3 प्रकार के कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ रही है। इक्वालिटी बिफोर लॉ। दोस्तों, यहां पे क्या समझेंगे? इक्वालिटी मतलब समानता। बिफोर लॉ, लॉ मतलब कानून, उससे पहले क्या इक्वालिटी थी, कैसे किया जाता था? तो आपको समझना पड़ेगा इसको कि इन अर्लियर टाइम, पहले के समय में लॉ इन इंडिया डिफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दोस्तों, पहले के समय में भारत में जो नियम था, कानून था, वो जगह के हिसाब से अलग अलग था। कोई जगह पे अलग नियम है तो कोई जगह पे अलग नियम है। ठीक है। देयर वॉज डिफरेंस इन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्टिज्म। कई जगह तो जाति धर्म पे, कास्ट के हिसाब से, है ना, जातियों के हिसाब से उनको न्याय दिया जाता। अगर जज हूं और मैं यादव हूं, आप समझ के लीजिए, अगर मैं कोई भी या मैं बड़े ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मण जो होंगे उनको क्या करूंगा? न्याय मैं उनको सजा नहीं दूंगा। इस तरह से न्याय दिया जाता था। अलग अलग पहले भारत में ऐसा होता था। इसलिए तो जो पिछली जाति थी, दलित थे, वो नीचे हो गए। ठीक है, ये सिस्टम से। अंडर द लीडरशिप ऑफ द लॉर्ड मैक्यूलरी, उस समय एक ब्रिटिश का लीडर था जिनका नाम था लॉर्ड मैकुली। क्या नाम था? लॉर्ड मैकुली। उन्होंने एक कमेटी बनाई, सेटअप किया। किस लिए? नया एक नियम, वो नियम सभी जगह एक जैसे होने चाहिए। कोड ऑफ लॉ कहते हैं। कोड ऑफ लॉ एक ऐसा नियम बनाया कि सभी जगह एक जैसे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी जगह हो, नियम बदलने नहीं चाहिए। वो नियम सभी पे लागू होने चाहिए। द इंडियन पैनल कोड वॉज इन्फोर्स ऑल ओवर द ब्रिटिश। और याद है ना, इंडियन हम बोलते हैं ना आईपीसी की धारा, ये इंडियन पैनल कोड कहा गया। इंडियन पैनल कोड मतलब पूरे भारत में एक ही नियम रहेगा, ये नहीं कि जगह जगह पे नियम बदलेगा नहीं। तो ब्रिटिश का यही था कि ब्रिटिश ने क्या किया, हमको
अलग अलग एक नियम दिया जो सभी जगह एक जैसे ही फॉलो होना चाहिए। ये नहीं कि ये जगह पे अलग है तो वो जगह पे अलग, ये इधर फांसी की सजा अलग है तो यहाँ पे फांसी की सजा अलग है, चोरी किया तो उसको फांसी है, ये चोरी इधर किया तो फांसी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चोरी अगर कुछ भी कोई भी एक गलत है, अगर किसी को मर्डर करता है या कत्ल करता है तो उसको फांसी की सजा है, तो सब जगह वही सजा होनी चाहिए, है ना। ऐसा पूरे भारत पे ब्रिटिश ने लागू किया। और इंडिया विद द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इस तरह भारत पर ब्रिटिश ने पूरा जो इक्वालिटी है, समानता नियम का पूरा एक जैसा लाया। मेरे बात समझ रहे कि नहीं, कि एक ही जैसा नियम पूरे भारत पे इन्होंने लाया, ठीक है। बट देयर वॉज सम डिफेक्ट इन इट, लेकिन कुछ कमियां थी इनमें, ठीक है। क्या कमियां, देखिए, देयर वेर सेपरेट कोर्ट्स एंड डिफरेंट लॉज फॉर द यूरोपियंस। ये बहुत गलत था कि कुछ इसमें क्या था कि इंडियंस के लिए कुछ नियम अलग थे, लेकिन जो बाहर के थे, यूरोप के जो इंग्लैंड से आए थे लोग, उनके लिए नियम अलग था। ये गलत था, है ना। न्यू लॉ वेयर डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल। पहले और एक गलती ये थी कि यह जो नियम था, कानून था, एक कॉमन पीपल, आम जनता को आसानी से समझता नहीं था। इसलिए कई बार ये लोग पुलिस वाले क्या करते थे, इनको फंसा देते थे, इनको नियम समझता नहीं था कि बाबा मेरा क्या अधिकार है, मेरा अधिकार अगर मुझे पता चलेगा तब तो मैं अपना अधिकार के लिए लड़ूंगा, मुझे अधिकार अपना पता ही नहीं है। तो पुलिस वाले क्या करते थे, उनको ब्रिटिश क्या करते थे, फंसा करके जेल में डाल देते थे, ठीक है। तो ये भी इसमें क्या थी, कई सारी डिफिकल्टीज थे। लीगल केसेस बिकम एन एक्सपेंसिव अफेयर फॉर द कम्युनिटी एंड द केस रिमेन पेंडिंग फॉर द ईयर टुगेदर। ये तो अभी भी आपको देखने मिलता है कि अगर दोस्तों देखिए, ये जो एक्सपेंस है ना, खर्चा, जो कानून का प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है। कैसे कि अब केस लड़ना है तो आपको लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता है, और जिसके पास पैसा होगा वही ये केस लड़ता था। इसलिए गरीब हो जाता है, गरीब कभी केस करता है क्या किसी के ऊपर, नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि गरीब जो हूं, पैसा अगर केस करूंगा, मेरे पास गलत, मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन तो भी मैं केस करता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो सिस्टम है क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, मुझे वकील करना पड़ेगा, वकील को पैसे देने पड़ेंगे, और एक बार में फैसला तो आने वाला नहीं है। क्या होता है, आप लोग डायलॉग तो सुने होंगे सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ठीक है। तो ये इस तरह हमें तारीख पे तारीख मिलती है और हमारा खर्चा दिन पर दिन बढ़ जाता है। इकोनॉमिक्स पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश सिंस एंशिएंट टाइम देयर वाज इन्वेशन इन इंडिया। आपको पता है पहले से ही भारत में कई लोगों ने राज करने की कोशिश की और भारत को लूटने की कोशिश किया। मेनी इन्वेडर, इन्वेडर मतलब घात करने वाले, युद्ध हम पे अटैक करने वाले क्या किए, भारत पे आए और यहाँ पे रहने भी लगे। वेर एब्जॉर्ब इन द इंडियन कल्चर, और धीरे धीरे जितना समय तक रह गए कि भारत की संस्कृति को भी उन्होंने क्या किया, अपना लिया। इस तरह अंग्रेज भी, सिंपल सी बात है, अंग्रेज इतना साल रहे तो भारत की संस्कृति को तो अपनाएंगे ही, क्योंकि यहाँ के लोगों के साथ रहना है उनको, तो भारत की संस्कृति को भी उन्होंने क्या किया, अपना लिया। लेकिन दोस्तों, इवन दो दे रूल्ड हियर, दे नेवर मेड एनी चेंजेस इन द बेसिक इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। लेकिन उन्होंने इतना दिन रहा, इतना दिन राज किया हम पे, लेकिन कभी भी उन्होंने क्या किया, भारत की संस्कृति कल्चर को कभी भी बदला नहीं। द ब्रिटिशर्स वेर एन एक्सेप्शन, सिर्फ ब्रिटिशर को छोड़ करके, ठीक है, जिसको ब्रिटिशर को छोड़ करके बाकी किसी पे कभी चेंजेस लाया नहीं। इंग्लैंड वॉज अ मॉडर्न नेशन। आपको पता होना चाहिए कि जो इंग्लैंड है वो कैसा देश था, मॉडर्न था, सब कुछ वहाँ पे यूनिक था, उनके पास हथियार थे, अलग अलग चीज़ें थी, हम उतने सक्षम नहीं थे। इसके कारण वहाँ पे क्या हुआ इंग्लैंड में, तो याद रखना दोस्तों, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उत्क्रांति हुई, औद्योगिक उत्क्रांति हुई, या काम करना चालू किए, कंपनियां खुल गई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन गया। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, वहाँ की जो पैसे वाली अर्थव्यवस्था, क्योंकि पैसा उनके पास बहुत था, ठीक है। तो इस तरह उनके देश में क्या हुई, पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो सिंपल सी बात है, वहाँ के जो बिजनेसमैन थे क्या करने लगे, सर एंजॉय करते थे अपने आप को। Hence they inculcate an economic system in India which was conducive to economic system in England। और इस तरह उन्होंने क्या किया, अपने इंग्लैंड में अपना पूरा राज बहुत अच्छे से बनाया, इंडस्ट्री खड़ी की, लोग अलग अलग मशीन बनाने लगे, अलग अलग कपड़े बनाने लगे। यहाँ पे तो हम चरखा चलाते थे, भारत में चरखा चलाते थे, लेकिन वहाँ पे कंपनियां चलने लगी, मशीनें चलने लगी। तो क्या लगता है आपको, एक चरखे पे 7 दिन में एक साड़ी बनती थी, 7 दिन में एक साड़ी, कम से कम समय लगता था, लेकिन वहाँ पे
मशीन होती थी, मशीन से फटाफट और अच्छी क्वालिटी की। तो क्या लगता है अगर भारत के जो साड़ी और वहाँ की साड़ी, तो लोग कौन सी लेना पसंद करेंगे? वहाँ की, क्योंकि सिंपल सी बात है, वहाँ की साड़ी अच्छी होती थी, क्वालिटी होती थी, सुंदर होती थी और ज़्यादा समय लगता नहीं था, और पहली बात सस्ती होती थी, क्योंकि थोड़े समय में लोग ज़्यादा बना रहे हैं ना, थोड़े समय में ज़्यादा बना रहे, तो सिंपल बात सस्ती मिलती थी। और इसी के कारण ब्रिटिशर की इकोनॉमी क्या हुई? ज़्यादा पैसा कमाने लगी और उनका और बट इंडिया स्टार्टेड फेसिंग इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन, लेकिन भारत धीरे धीरे गरीबी की रेखा में आने लगा। इसी तरह जब वो चले गए ना अंग्रेज छोड़ के, बात को समझिए, अंग्रेज जब चले गए तो क्या हुआ? धीरे हम गरीब हो गए। क्या हो गए? गरीब। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी यहाँ की क्या हुई? खराब हो गई। यहाँ पे पैसा था नहीं, लोग लेते नहीं थे सामान। आपको एक समझाता हूँ, आपको समझेगा कि ब्रिटिश जो थे, जो अंग्रेज से भारत से चावल लेके जाते थे, भारत से राइस खरीदते थे और ब्रिटिश ले जा करके मशीन में उसको पॉलिश करते थे। यहाँ से खरीदे 10 रुपये का और वहाँ ले जा करके खाली मशीन में पॉलिश करते थे और पॉलिश करके फिर से भारत में बेचते थे 50 रुपये में। तो बताओ, जो चावल जिसकी अच्छी होती थी वही लेगा ना। तो अब इंडियंस जो थे वो बेचते थे सस्ते में, लेकिन उनकी चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो साफ़ नहीं था। कैसा नहीं था? साफ़। तो सिंपल सी बात, कोई खरीदेगा नहीं। और वो लोग सस्ते में बेचते थे। पहली बात कैसे बेचते थे? सस्ते में। अच्छा दाना होता था, साफ एकदम साफ है, कचरा नहीं उसमें, तो लोग तो वही खरीदेंगे ना। तो सिंपल सी बात, ब्रिटिश की ताकत बढ़ गई कि नहीं पैसा मिलके, और हमारी ताकत क्या हुई? धीरे धीरे कम हो गई। इसीलिए आपको अभी भी कहते लोग कि हम लोग को क्या खरीदना चाहिए? बाहर की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। बाहर की खरीदोगे क्या होगा? उनको पैसा जाएगा और उनकी इकोनॉमी क्या होगी? बहुत बड़ी हो जाएगी, पैसे वाली बन जाएगी, तो वो तो कुछ भी करेंगे ना। वैसे ही हमें भी अपने देश के लोगों का ही चीज़ का, हमें पेप्सी जो हम पीते हैं, तो क्या लगता है आपको, जब हम पैसे खरीदते हैं तो अपने देश में पैसा रहता है? नहीं। जहाँ की कंपनी, अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका में पैसा जाएगा। तो अमेरिका का पावरफुल नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? यस, ये समझना पड़ेगा आपको। और ये भी बात समझेंगे कि अगर उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा तो वो तो हम पे ही अटैक करेंगे ना। जो पावरफुल चाइना, अब बात समझो, चाइना को क्यों करते? बायकॉट चाइना प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि चाइना के सामान को मत लो, क्योंकि चाइना क्या करते हैं? हम पे ही अटैक करता है। याद रखो, जो हम दिवाली में पटाखे खरीदते हैं या दिवाली में जो हम दिए खरीदते हैं या लाइट खरीदते हैं, वो चाइना का होता है। और चाइना का सामान खरीदेंगे, पैसा चाइना के पास जाएगा, तो चाइना क्या करेगा? पैसा ज़्यादा उसके पास होगा तो इसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी? अच्छी होगी, पावरफुल हो जाएगा वो। और बाद में जब दुश्मनी होगी हमसे, तो वही पैसा का इस्तेमाल हम पे गोली खरीदेगा वो, है ना, और हमें ही गोली मारेगा उस पैसे से। तो यह बात आपको समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ खरीदना चाहिए। इसलिए भारत का चीज़ खरीदो, स्वदेशी खरीदो, है ना, देश का खरीदो। इसलिए बाहर की जो चीज़ें हैं, पेप्सी बर्गर नहीं खाओ। यहाँ का जो गरीब इंसान है उसका चीज़ लो, जैसे कि नारियल पानी भी लो, आम का जो दुकान लगा के बैठा है लोग, आदमी आम का जूस बेच रहा है, नींबू पानी में, वो खरीदो, वो पियो, कि वो पैसा अपने देश में ही रहेगा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? यस, ये बात को ध्यान देना। आगे हम देखने वाले लैंड रिवेन्यू पॉलिसी। ब्रिटिश ने एक नया कानून लाया, लैंड, जमीन का, जैसे कि बोलते कर देना। क्या बोलते? कर मतलब रेवेन्यू पॉलिसी लेकर लाया कि बिफोर द ब्रिटिश रूल, भारत में ब्रिटिश के राज से पहले, द विलेजर इकोनॉमिक सिस्टम वॉज सेल्फ सफिशिएंट। वहाँ पे कौन सा सिस्टम था? विलेज सिस्टम था। विलेज में गांव का पद्धति चलता था कि गांव के लोग अपने में समझ के लेते थे। लेकिन जैसे ही थ्रू द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विस टू द नीड्स ऑफ द विलेज वेयर फुलफिल्ड इन द विलेज इटसेल्फ, और उस गांव की जरूरतें गांव के लोग ही पूरा कर लेते थे। अगर गांव में किसी चीज़ को कमी है तो गांव के लोग एक दूसरे को दे करके अपना चीज़ें पूरी करते थे। लेकिन क्या हुआ, जब लैंड रेवेन्यू आया, है ना, तो इनकम कहाँ गया? पूरा पैसा स्टेट के पास, जो भी उस क्षेत्र में जो भी ऑफिसर है उसके पास जाएगा पैसा, ठीक है। और उसी समय ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड रेवेन्यू वाज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द कल्टिवेटेड क्रॉप। आपको पता होना चाहिए कि उस समय जो भी पैसा आएगा, वो एक पैसा कहाँ से आता था? क्रॉप से, फसलों से। पता है आपको, ब्रिटिश अपने देश पे राज नहीं किया था, उससे पहले फसलें कहाँ से देती? पैसा कहाँ से आता? टैक्स फसलों पर आता था। आप लोग लगान मूवी देखा होगा, पता होगा कि लगान मूवी में यही दिखाया गया है कि जो ब्रिटिशर थे, अंग्रेज थी, ठीक है, वो किसानों पे कर लगाते थे। कर, लगान मतलब कर होता है। टैक्स किस पे? सर टैक्स फसलों पे। अगर आपकी फसल हो रही है तो आप इतना पैसा दो, इतना टैक्स भरो, है ना।
ऐसा टैक्स लगाती थी। तो ये बात बताओ, फार्मर्स वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस इन द केस ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप्स। हाँ, इतनी छूट मिलती थी कि अगर किसान फार्मर्स जो है उनका खेती खराब हो गया है तो आपको छूट मिलती थी कि बाबा तुम इतना मत दो, कम दो। लेकिन ये खेती तो क्या करो, आपको ज़्यादा लगान देना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो बताओ, ज़्यादा भरोगे तो ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा कि नहीं? गवर्नमेंट कौन? ब्रिटिशर को मिलेगा। इवन इन द केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आप लेट भरते हो, याद रखो, अगर आप लेट भरते हो तो भी आपको जमीन का कॉन्फिस्केटेड भरना पड़ेगा। सर मतलब उस पर एक टैक्स और आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। टू इंक्रीज इनकम, अगर ब्रिटिश को इनकम बढ़ाना है, द ब्रिटिश मेड इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द रेवेन्यू सिस्टम। इसलिए क्या ब्रिटिश को अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो ब्रिटिश क्या करती थी, उस पर और टैक्स लगाती थी। लैंड वॉज मेजर एंड एज पर द एरिया ऑफ द लैंड, और उसने क्या मालूम है, खेती पे नहीं, अब जमीन कितनी बड़ी आपकी, इसके हिसाब से उन्होंने टैक्स लगाना चालू कर दिया। जिसकी ज़्यादा बड़ी जमीन उसको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। और याद रखना, द टैक्स वॉज फिक्स, और टैक्स फिक्स होता था, ये नहीं कम नहीं दे सकते, फिक्स होता था, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्स वॉज मेड बाय कंपलसरी इन द फॉर्म ऑफ कैश, और आपको जो टैक्स भरना है वो किस फॉर्म में भरना है? कैश के। ये नहीं कि आपके पास गेहूँ आया तो लाओ 4 गोनी गेहूँ दे दो, टैक्स हो गया, नहीं चलेगा, आपको उसको बेच करके देना है। ये भी बहुत मुसीबत था क्योंकि सब लोग लेते नहीं थे। इफ द फार्मर्स फेल टू पे टैक्स इन टाइम, अगर किसान टैक्स टाइम पे भर नहीं पाएगा तो क्या होता था? देन हिज लैंड वुड बी कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केट मतलब यस, ले लेना, छीन लेंगे उससे। क्या लेना? जमीन। बोलेंगे नहीं भर पा रहे ना, लाओ तुम्हारी जमीन अब हमारी हो गई। इस तरह कई किसान की जमीनें छीन लेते थे और वो किसान क्या करता था? फांसी लगा लेता था। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विच लेड टू एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल द फार्मर्स। और ये बात ध्यान दो कि जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश का जो सिस्टम था पैसा जमा करने का, यह जगह टैक्स जमा करने का, यह अलग अलग था, सब जगह एक जैसा नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके कारण ऑफिसर थे ना, ऑफिसर एकदम क्या करते, लोगों को परेशान करते थे, क्योंकि नियम सब जगह एक जैसे लगाते नहीं थे। इधर कहीं कम लेंगे, कहीं ज़्यादा लेंगे, और पैसा ज़्यादा लेकर के अपने जेब में रख लेते थे। दे ऑल द टेकिंग मनी फ्रॉम दे टेक फ्रॉम देयर ऑन पॉकेट, ओके, खुद की जेब में रख लेते थे। आई होप कि दोस्तों इस आपको समझ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। कॉन्सिक्वेंस, क्या परिणाम आए इस नियम से? नए जो नियम, भूमि अधिकरण जो नियम बना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो बना, इसका क्या परिणाम पड़ा देखते हैं। देयर वेर अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन द रूरल लाइफ। जो गांव के क्षेत्र थे उनमें ज़्यादा अफेक्ट पड़ा। सिंपल, शहर में लोग थे उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो गांव में लोग रहते थे उन पर ज़्यादा असर पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना फसल होता नहीं था। फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस इंडियन फार्मर्स स्टार्टेड सेलिंग द क्रॉप्स एट द वेटेवर प्राइस इट्स रिसीव। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि मैं ऑलरेडी बताया कि जो ब्रिटिश से वो पैसा लेते थे, टैक्स लेते ना, टैक्स वो किस में लेते थे? कैश में। और आपको पता है ना चाहिए, जब फसल बिकेगा तब तो पैसा मिलेगा, तो आप जो मार्केट में चल रहा है उसी भाव पे बेचना पड़ेगा ना। सस्ता चल रहा है तो सस्ता बेच दो। तो बताओ, ब्रिटिश भी इतना चालाक थे कि कैश मांगते थे, क्योंकि पता है जब मार्केट में जाएंगे लेके ना सामान बेचने के लिए, तो हम सस्ते में इनसे खरीदेंगे, और सस्ता में खरीदेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचेंगे, है ना। ज़्यादा सामान भी मिल गया उनको और पैसा भी कम देना पड़ा, और जब टैक्स लेंगे तो पैसा भी ज़्यादा लेंगे, है ना। तो देखो कितना चालाक थे लोग। द मर्चेंट एंड ब्रोकर स्टार्ट परचेजिंग देयर गुड्स एट मिनिमम रेट। देखा, मिनिमम रेट, कम से कम पैसे में वो लोग खरीदते थे, ज़्यादा पैसा लगाते नहीं थे। जो भी मर्चेंट मतलब व्यापारी, अब मैं किसान हूँ, मैं गया हूँ बेचने मार्केट में, तो क्या करूँगा? कम से कम पैसा ले रहा हूँ, तुमको बेचना है तो बेचो। मैं मार्केट में गया बेचने में, और जो खरीदने वाला व्यापारी है बोलता है 5 रुपये किलो लूँगा। अब बेचारा किसान क्या करे? बेचारा किसान का तो उतना पैसा मिल भी नहीं रहा है, बेचारा उसने तो इतना पैसा लगाया, ये 6 रुपये पर किलो उसको खर्चा लग रहा है, खर्चा लग गया 6 रुपया, और बेचेगा 5 रुपया। तो क्या लगता है किसान फायदे में आएगा? कभी नहीं आएगा। और ऊपर से तो टैक्स भी देना है गवर्नमेंट को, तो और डूब गया ना बेचारा। क्या हो गया? फांसी लगा लेता था, क्योंकि लॉस में गया, क्योंकि उसने कितना मशक्कत कर, क्या पता किसी से लोन लेके पैसा लिया है, खेती कर रहा है ना, अपनी बीवी का गहने गिरवी रख के कर रहा है, और उसको मिला नहीं तो क्या हुआ? गिरवी रख के तो सब खत्म हो गया ना।
और क्या पता लाला लाला जो सेठ होता है सेठ, उन लोग से पैसा लेके किया है तो डूब गया ना पैसा, और डूब गया तो क्या लगता है लाला छोड़ेगा? लाला छोड़ेगा नहीं, लाला तो सीधा पैसा वसूल लेगा, मेरा घर को अपने अंडर ले लेगा। तो बताओ मैं अकेला क्या करूँगा? मैं तो परेशान हो गया, और किसान बेचारा इसी तरह फांसी लगा लेता है। याद रखना, किसानी ऐसा है जो अपना सामान का भाव नहीं तय कर पाता है कि नहीं? बाकी बड़े बड़े सेठ लोग देखो अपने चीज़ का भाव फिक्स करते कि नहीं, लेकिन किसान पैदा तो करता है ना फसल, लेकिन अपने सामान का फसल का भाव निर्धारित कर पाता है क्या? नहीं फिक्स कर पाता है, नहीं कर पाता। यही तो अपने देश की विडंबना है, ठीक है। बेचारा अपने चीज़ ही अपने भाव पे बेच पाता नहीं है। बेचारा फार्मर क्या होता है, बैंक करप्ट होता है। बैंक करप्ट होता है, पूरी तरह से पैसा उसके पास है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन, अब बताओ मैं जहाँ से लोन लिया पैसा तो यहाँ से मिला नहीं, और जहाँ से मैंने लोन लिया और वहाँ नहीं भरूंगा तो क्या करेगा? जो ज़मीन है लाला मेरा ज़मीन ले लेगा। द फार्मर वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय द गवर्नमेंट। जो फार्मर होता था वो भी क्या करेगा? हमको प्रताड़ित करता है। फार्मर गवर्नमेंट तो कर ही रहा है, गवर्नमेंट तो हमको परेशान कर ही रहा है, साथ में जमींदार भी करता है। मनी लेंडर पैसा जो देने वाला वो भी तो परेशान कर रहा है कि नहीं? वो भी हमको परेशान कर रहा है। और व्यापारी वो तो कर ही रहा है, जाओ रहा बेचने तो सस्ता में खरीद रहा है। मैं इतना मेहनत किया है, मेरे को उतना मिलना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो क्या कहता है सस्ते में खरीद रहा है, तो ये भी एक क्या हो रहा है? तकलीफ है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। दोस्तों इसका अगला पार्ट हम तो थर्ड पार्ट में देखेंगे। सो मैं जल्दी इस अगले पार्ट को भी अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।